ठीक है, तो हमने कल क्या क्या देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि 1600 समथिंग में कंपनी बनी थी। ठीक है, 1600 समथिंग। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ठीक है, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। उसके बाद एम एन रॉय। एम एन रॉय 1934, 1934। एम एन रॉय, याद रखना है इस चीज़ को। एम एन रॉय, इन्होंने पहली बार कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1973। रेगुलेटिंग एक्ट 1973। हाँ, एक्ट 1973। 19 कह रहे हैं, 1773, सॉरी। ठीक है, 1773। इसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी, जो गवर्नर जनरल बंगाल का था, गवर्नर जनरल जनरल नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस हिसाब से सबसे पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। ठीक है, उसके बाद अ, मद्रास और जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी, उनको इसके सबॉर्डिनेट किया गया, बंगाल के। ठीक है, बंगाल के सबॉर्डिनेट मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी। फिर सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ये 1774 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। ठीक है। हम्म, सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक एक चीफ जस्टिस था, एक चीफ जस्टिस और तीन जजेस थे। ठीक है, तीन जजेस थे, मतलब टोटल चार। ठीक है, चार की स्ट्रेंथ थी उसकी। और जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, उनको कहा गया तीन, उन पे तीन प्रोहिबिशन लगाया गया, तीन चीज़ें प्रोहिबिट की गई। क्या, प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, वो कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, और क्या, गिफ्ट नहीं ले सकते, गिफ्ट, किसी भी इंडिविजुअल से गिफ्ट नहीं ले सकते, और ब्राइब्स नहीं ले सकते। तीनों ही चीज़ें मना की गई थी। ठीक है, ब्राइब्स नहीं ले सकते जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के। ठीक है, और एक और बॉडी बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स थे। ठीक है, कंपनी के जो स्टेक होल्डर थे वो इसमें थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। इनका काम था कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना। ठीक है, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों, पहले कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही था। बाद में भी हम देखेंगे कि ये एक और संस्था बनती है, तो इसको सिर्फ कमर्शियल वाली चीज़ें मिलेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन वो मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। ठीक है, वैसे करके। और इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा था, 1773। ठीक है, इसके बाद आया था 1781। 1781, 1781 में क्या क्या हुआ था, पहली चीज, जो गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल, उसको, हाँ सर, इसमें 1773 में ही शायद काउंसिल भी बनाई गई थी ना। हाँ, 1773 में एक काउंसिल भी बनाई गई थी, जिसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा जाता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। उसमें चार मेंबर थे। ठीक है, उसमें चार मेंबर थे, गवर्नर को मिला के। ठीक है, चार लोग थे। फिर नहीं, गवर्नर नहीं था शायद, गवर्नर जनरल काउंसिल, उसके उसमें चार मेंबर थे टोटल, यही बताया गया, ये नहीं बताया गया कि था कि नहीं। ठीक है, और 1781 में क्या हुआ था, इसमें जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, उनको सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से अलग किया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का इन पे कोई अधिकार नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल का, और मतलब गवर्नर जनरल के ऊपर, और जो उसकी काउंसिल है उसके ऊपर, वो जो भी डिसीजन लेंगे ऑफिशियली, उस पे इंटरफेयर नहीं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, एक ये था। और जो रेवेन्यू मैटर्स होंगे या रेवेन्यू से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन होगा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, रेवेन्यू वाले केसेस में। ठीक है, रेवेन्यू वाले केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद क्या था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये कलकत्ता में बनी थी, तो इसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ कलकत्ता के निवासियों पर था, सारे कलकत्ता के निवासियों पर, बाकी पे भी पता नहीं था कि नहीं, लेकिन उसमें जो लिखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, वो सारे सभी इनहेबिटेंट्स के ऊपर होगा जो कलकत्ता में रहते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर एक और चीज़ थी कि जैसे छोटी अदालतें जो होती थी, अपील जिनको वो क्या कहते थे, प्रोविंशियल कोर्ट्स। ठीक है, इस प्रोविंस में एक कोर्ट, इस प्रोविंस में एक कोर्ट, इस प्रोविंस, तीन प्रोविंस थे इनके बेसिकली, मेजर मेजर। ठीक है, तो इनके जो प्रोविंशियल कोर्ट्स में अपील जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाके गवर्नर जनरल के पास जाएगी। ठीक है, गवर्नर जनरल सुप्रीम बॉडी हो गया इस हिसाब से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं कि फिर काम ही क्या रह गया, अगर सारा केस वो गवर्नर जनरल के पास जा रहा है। ठीक है। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया था कि जो हिंदूज होंगे, वो अपने हिंदू लॉ से जज किए जाएंगे। ठीक है, हिंदू लॉ, और मुस्लिम जो होंगे वो मोहम्मदन लॉ से। ठीक है, मोहम्मदन लॉ से। ठीक है, ये रिवीजन हमारा। और अपील जो बताया था, अपील वो है
सुप्रीम कोर्ट के नहीं जाके गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जाएगा, ठीक है। फिर प्रोविंशियल कोर्ट के लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स जो प्रोविंस में कोर्ट थी उनके लिए रूल कौन फ्रेम करेगा, उनके लिए वो रूल्स जो हैं वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही करेगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। मतलब जो इनकी अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी, और इनके लिए रूल जो है वो भी गवर्नर जनरल काउंसिल बनाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 1781। उसके बाद 1784 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या था, ठीक है, 1784 वाले में क्या था, इसमें था कि जो कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन थे उनको अलग अलग किया गया। तो पॉलिटिकल फंक्शन तो भाई वो बोर्ड ऑफ, कौन सी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रही थी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पॉलिटिकल फंक्शन देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इसमें बताया था, इसमें कौन थे स्टेक होल्डर्स थे, जो कंपनी के स्टेक होल्डर थे वो केवल कमर्शियल फंक्शन देखते थे कि कहाँ ट्रेड करना है, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये इस पे भी ओवरसी करता था, प्लस ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखता था, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो एडमिन वाली चीज़ें देखता था, सारे कितने मतलब कहाँ पे कौन ऑफिसर लगाएंगे और क्या मैनेज करना है, क्या कानून बनाना है, वो ये सब देखते थे, ठीक है। फिर ये हुआ, इसके बाद 1786, एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। 1786 में क्या आया भाई, 1786 यहाँ लिखते हैं, 1786, 1786, हाँ इसमें क्या क्या था कि बताया था, कॉर्नवालिस आया था, कॉर्नवालिस को भेजा था एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग, इंडिया में भेजा था, क्योंकि कॉर्नवालिस वहाँ यूएस में इनकी लड़ाइयाँ हार गया था ना, तो उसको एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग इंडिया में भेजा गया। तो उसने दो शर्तें रखी थी, पहला कि उसके पास जो मतलब काउंसिल के डिसीजन होंगे उनको ओवरराइड करने की क्षमता होगी, ठीक है। मतलब गवर्नर जनरल जो होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सके, ठीक है, ठीक है। दूसरा, जो गवर्नर जनरल होगा वही कमांडर इन चीफ भी होगा, ठीक है। पहले ये नहीं था, गवर्नर जनरल अलग होते थे और कमांडर इन चीफ अलग होते थे, ठीक है। पर इसने कहा कि ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब जो गवर्नर जनरल यानी कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल भी रहेगा और गवर्नर वो भी मतलब कमांडर इन चीफ भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें इसके लिए कर दी गई थी, कॉर्नवालिस के लिए, ठीक है। उसके बाद था चार्टर, चार्टर ऑफ 1793, 1793, 1793 में क्या क्या था, 1793 में जो कॉर्नवालिस को पावर मिली थी ओवरराइडिंग वाली, वो कंटिन्यू की गई बाकी लोगों के लिए भी, बाकी जो गवर्नर जनरल फ्यूचर में होंगे उनको ये पावर ऑलरेडी दे दी गई, ठीक है। और जो प्रोविंसेस थे, मतलब बॉम्बे और मद्रास, उनको सबॉर्डिनेट किया गया इनके, ठीक है। पहले सिर्फ कहा गया था, इसमें सबॉर्डिनेट किया गया बाकायदा कि ठीक है तुम उनके आदेश मानोगे, सिर्फ वो नहीं हो, सिर्फ तुम्हें बंगाल वाले गवर्नर जनरल का आदेश मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और क्या कहा था, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में ट्रेड करने को लेके, वो एक्सटेंड की गई, ठीक है, 20 साल के लिए, 20 साल के लिए और एक्सटेंड की गई, ठीक है। इसमें और क्या था, इसमें और क्या था कि जो जो कमांडर होगा, कमांडर इन चीफ, ठीक है, जो कमांडर इन चीफ होगा वो तब तक इस मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक उसे पर्टिकुलरली अपॉइंट न किया जाए उस पर्टिकुलर उसमें गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं होगा, जब तक कहोगे नहीं कि अपॉइंटेड है, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, उसको अपॉइंट कर सकते हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कई सारे टर्म में ये इंपॉर्टेंट था, 1813 वाला। कैसे इंपॉर्टेंट था कि इसमें जो कंपनी की मोनोपोली थी वो लगभग खत्म कर दी गई, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, किसमें, टी और ट्रेड विद चाइना, ठीक है। टी और ट्रेड विद चाइना, इन दो केसेस, इन दो केसेस के अलावा सारे में जो कंपनी की मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। फिर उसके बाद था क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री दी गई, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो आए इंडिया में, इसी चार्टर एक्ट के बाद उनको अलाउ किया गया। और फिर वेस्टर्न एजुकेशन के लिए प्रावधान बना, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, यह ठीक है, इसी में प्रावधान बना था। फिर बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में, जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में, वो टैक्स लेवी कर सकती हैं और जो ना पे करे उनको पनिश भी कर सकती हैं, टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस लेवी कर सकती हैं और जो ना पे करे उनको पनिश भी कर सकती हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 1833, 1833 में क्या क्या था, 1833 हमने देखा था 1833, 1833 में क्या क्या था कि जो
बंगाल मतलब गवर्नर जनरल जो था, पहले हम कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला इस हिसाब से कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। और इसका जो था सारे जितने भी इंडिया में इनकी टेरिटरीज थी या पोजेशंस थे, सब पे इसका अधिकार था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है। इवन बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, पूरी तरह इसके अंडर में कंट्रोल में आ गई, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें इस एक्ट में, इस चार्टर में एक और चीज़ हुआ कि जो बंगाल और नहीं, मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनको निरस्त किया गया, उनको हटा दिया गया, ठीक है। सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई कि तुम बनाना भाई उन दोनों के लिए कानून, वो लोग खुद कानून नहीं बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद से ही जो पहले अभी रेगुलेशंस कहा जाता था, जो भी ये नियम कानून बनाते थे उसको रेगुलेशन कहा जाता था ना पहले, अब इसके बाद से एक्ट कहा जाने लगा, ठीक है, एक्ट। ये 1833 में आया है, ठीक है, याद रखना, 1833 में इनको एक्ट कहा जाने लगा। फिर जो ईआईसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक तरह से कमर्शियल बॉडी थी, नहीं वो पहले कमर्शियल बॉडी थी, अब वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। पहले कमर्शियल भी थी ना, वो ट्रेड वेड करती थी, प्रॉफिट नुकसान देखती थी, उसके लिए वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो हैं। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका कार्यभार एक तरह से खत्म हो गया, उससे रिलेटेड। अब वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। और जो कंपनी की टेरिटरीज थी, और इसमें वो अब जो कंपनी की टेरिटरीज थी, वो कंपनी की टेरिटरीज नहीं रह गई, वो हिज मैजेस्टी यानी कि जो इम्परर थे, हिज मैजेस्टी जो इम्परर थे ब्रिटेन के, उनकी टेरिटरीज हो गई हैं वर्चुअली। क्योंकि इसमें कहा गया कि मतलब पहले जैसे था कि ये 10 साल के लिए एक्ट है या 20 साल के लिए, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया था। तो इसका मतलब क्या कि कभी भी ले सकते हैं भाई वो, ठीक है, ये था इसमें। फिर पहली बार इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस किया था 1813 में ही, 1813 वाले में ही कम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ, तो लेकिन इसमें ये नहीं था कि इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, ये ब्रिटिश के लिए था, मतलब जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के निवासी थे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जो इंडियंस हैं वो कोई भी पोस्ट होल्ड कर सकते हैं, उनको बार नहीं है, ठीक है, कोई रोक नहीं है। लेकिन अब ये लोग रखेंगे क्यों? ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन जब आएगा, इंडियंस को एजुकेट करेंगे, अपनी तरह अंग्रेज बनाएंगे, तब रखेंगे, ठीक है। तो अगले में हम देखेंगे, अगले में जो था वही चीज़ किया था इन लोगों ने, वो ओपन कंपटीशन कर दिया था, इसमें सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस किया था, इंडियंस के लिए खोला नहीं था, ठीक है। तो जो लास्ट में आया था, हमने देखा था चार्टर एक्ट 1853, 1853, ठीक है, म्यूटिनी से पहले। उसमें क्या क्या था कि गवर्नर जनरल के जो दो फंक्शंस थे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उनको अलग अलग किया गया। गवर्नर जनरल के दो फंक्शंस, गवर्नर जनरल के दो फंक्शन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उनको अलग अलग किया गया, ठीक है। और 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी, उसमें 6 नए मेंबर इंट्रोड्यूस किए गए। तो पहले 4 थे, फिर 6, अब कितने हो गए? 10। और बोला गया कि इस 6 में से जो 4 होंगे वो प्रोविंसेस से आएंगे। कौन कौन सी प्रोविंसेस थी उस समय? बंगाल, ठीक है, बंगाल और मद्रास, बॉम्बे, आगरा, ठीक है, इन चारों से एक एक, ठीक है, इन चारों से एक एक। तो इन 10 में से 4 जो है वो इंडियंस, ये कह सकते हैं इंडिया से आएंगे, ऐसा करके, ठीक है। फिर ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम बताया था अभी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किया था, कम्पिटिटिव एग्जाम, वो अब यहाँ पे ओपन कर दिया गया, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम ओपन कर दिया गया, ठीक है। अब मतलब कोई भी ये एग्जाम दे सकता है, कोई इंडियन भी एग्जाम दे सकता है, पहले ये नहीं था, पहले उन्होंने सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किया था, ये नहीं बोला था कि इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब ओपन कर दिया गया, तो इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। शायद सत्येंद्र नाथ बोस थे ना पहले आईसीएस, ऐसे करके, ठीक है। और मैकॉले कमेटी बनाई गई 1854 में, 1854 में मैकॉले कमेटी, शायद एजुकेशन को लेके था या लॉ को लेकर था, एजुकेशन को लेकर था ना, मैकॉले कमेटी, जिसने ओरिएंटलिस्ट और उनका डिबेट खत्म किया था, ठीक है। फिर हाँ, इसमें था, अच्छा पिछले वाले में बता दिया, इसमें था 1953 में, इसमें कंपनी का रूल हमेशा एक्सटेंड किया गया, पर उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी, जैसे हर बार ये टाइम लिमिट होता था ना कि ये 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी। तो इसका एक फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि टाइम लिमिट नहीं दी है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन थी वो कभी भी इसको खत्म कर सकती थी, इनके
जो रूल था कंपनी का, ठीक है, कभी भी टर्मिनेट कर सकती थी क्योंकि टाइम लिमिट नहीं दिया था इस वाले में एक्सटेंड करने में, ठीक है। और जो लोकल रिप्रेजेंट ये बताया था कि जो 6 नए आएंगे उसमें से 4 जो हैं वो लोकल प्रोविंसेस से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल देखा था, ये था 1853 का, 1853 का। इसके बाद हमें देखना था 18 कौन सा 1858 से, जो कंपनी क्राउन रूल कहते हैं, अभी तक कंपनी रूल था क्योंकि म्यूटिनी हुई उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसने सब अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, उसने सब अपने हाथ में ले लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि चीज़ें बदल गई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया, कंपनी का रूल खत्म हो गया एक तरह से वर्चुअली, और डायरेक्ट क्राउन के कंट्रोल में चली गई चीज़ें, ठीक है। तो वहीं से शुरू करते हैं हम कि जो 1857 का विद्रोह था, उसको क्या कहा गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा था? सावरकर जी ने, ठीक है। सिपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, सब वही है, एक ही चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं ये सब। सिपॉय म्यूटिनी वही 1857 का विद्रोह जो था, ठीक है। इसके बाद कुछ नए कानून उन्होंने बनाए, मतलब कुछ कई हेर फेर बदल किए एक तरह से, कि जो इंडिया जो है वो हर मजेस्टी के द्वारा गवर्न किया जाएगा। हर मजेस्टी मतलब जो इम्प्रेस थी वहाँ की, क्वीन विक्टोरिया थी शायद उस समय, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल होगा वो एज अ वायसराय एक्ट करेगा। बताया था वायसराय का होता है कि वो मतलब वायसराय जो है क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया में, ठीक है। बताया था गवर्नर जनरल ही वायसराय है, ठीक है, ठीक है, गवर्नर जनरल ही वायसराय है, यही वायसराय है, ठीक है। वायसराय क्या था, दोनों के लेकिन फंक्शन अलग अलग है। गवर्नर जनरल इंडिया में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ब्रिटिश का, मतलब ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। और वायसराय जो है ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, वो एक ही बंदे में है, एक ही बंदे में नहीं था दोनों पोस्ट, ठीक है, ऐसे समझो। तो इस हिसाब से पहला कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल कौन था? विलियम, नहीं, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। और पहला वायसराय या कह सकते हैं गवर्नर जनरल कम वायसराय, ये कैनिंग, ठीक है, कैनिंग, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं, देखे रहना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो जो पहले हमने देखा था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको खत्म कर दिया, ये दोनों ही चले गए। अब सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ये, क्योंकि उनके ब्रिटिश में। तो उन्होंने एक नई पोस्ट बनाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, स्पेशल बनाई, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल करता था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब जो वॉयसराय था या गवर्नर जनरल था, वो डायरेक्टली इसके अंडर में था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर था। जैसे मान लो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उसका एक कैबिनेट है, जैसे अपने यहाँ कैबिनेट होता है। तो इसमें एक मंत्री होगा, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा, ठीक है, जिसके अंडर में वॉयसरॉय होगा, ठीक है। वॉयसरॉय या गवर्नर जनरल दोनों एक ही चीज़ है, पोस्ट अलग अलग है, लेकिन वो एक ही बंदे की रहती है, एक ही बंदा रहता था, ठीक है, ठीक है। और जो ये ऑब्वियस सी बात है, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ये मिनिस्टर है उनके कैबिनेट में। तो ऑब्वियसली ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल है ना, वहाँ पे इसके खिलाफ जो भी कानून वो लगाना चाहो तो लगा सकते थे, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस वगैरह, अगर इसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस लगा तो कैबिनेट के ऊपर लगेगा वैसा, ठीक है। और इसका जो ऑफिस था, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, उसमें 15 मेंबर थे, 15 मेंबर थे, ठीक है, जो उसको असिस्ट करते थे, ठीक है। और ये एडवाइजरी बॉडी थी। और सेक्रेटरी जो था इसमें चेयरमैन था। ये 15 मेंबर की जो काउंसिल थी, फेडरेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसको असिस्ट करने के लिए थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। और वो उसमें चेयरमैन था, मतलब उसको इंक्लूड करके 15 मेंबर थे, ठीक है। फिर इसके लिए एक और बॉडी बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ठीक है, जो हाँ, जो एक ऐसा कॉरपोरेट बॉडी थी जिसको आप स्यू कर सकते थे, या इंडिया में या इंग्लैंड में, ठीक है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल वो एक तरह की ऐसी बॉडी थी जिसके खिलाफ आप डायरेक्टली केस कर सकते थे, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, ठीक है। तो
लेकिन ये एक्ट जो 1858 वाला था, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन पे इसने फोकस किया था, ठीक है। कुछ और चेंजेस भी आए थे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जैसे वो हमने कई बार पढ़ा ना कि इंडिया की जो आर्मी थी, मतलब उनकी ब्रिटिश की जो इंडिया में आर्मी थी, उसमें इन्होंने रेशियो भी घटाए बढ़ाए थे कि इतने यूरोपियन ऑफिसर्स होंगे, इतने इंडियंस होंगे, ठीक है, 3:2 या 5:2 ऐसा कुछ रखा था ना उन्होंने। वो इसमें नहीं था, ठीक है, वो उनका खुद का डिसीजन था, वहाँ की जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन थी इंडिया में, उनका उनका डिसीजन था, वो इससे नहीं आया था, ठीक है। तो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन हुए थे? ठीक है, पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखा था ना हमने अभी, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं। ये कौन था? पहला पहला कौन था? लॉर्ड स्टैनले, ठीक है, लॉर्ड स्टैनले, लॉर्ड स्टैनली। हाँ, ये पहले इंडिया, पहले हुए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, पहले। उसके बाद तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे ही हमने वो देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट में पहला चीफ जस्टिस कौन था? शायद इम्फी करके था ना, इम्फी इम्फी करके था कोई, अब देखना पड़ेगा। इम्फी ऐसे, इम्फी या आई या ई ऐसे करके था, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कई सारे, मतलब कई सारी चीज़ें फिर नई आई हैं, जैसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो वाला सिस्टम इसी में आया था ना 1861 में। पोर्टफोलियो वाला सिस्टम ही जो मंत्रालय, अपनी अभी मंत्रालय होता है, वैसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम ये इसमें लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या नया, मतलब आया था। इसमें पहला है कि जो वायसराय था, वायसराय कहते हैं कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता था एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। जो वायसराय था उसके पास पावर थी कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सके। तो लॉर्ड कैनिंग ने कुछ लोगों को किया था 1962 में ही। लॉर्ड कैनिंग ने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया था, किसको किसको किया था भैया? राजा बनारस के जो थे, महाराजा ऑफ पटियाला, और सर दिनकर राव, तीन लोगों को उसने नॉमिनेट किया था, ठीक है। जो इनकी काउंसिल थी उसमें, जो काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, और उसमें तीन लोगों को, मतलब कुछ लोगों को किया जाना था, तो उन्होंने तीन लोगों का नाम फॉरवर्ड किया था, तीन लोगों का उसमें इंक्लूड किया था। फिर बताया था कि जो 53 थी, 1853 वाले में, 1853 वाले में बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर वो ले ली गई थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी, ठीक है। तो उसको अब रिस्टोर किया गया वापस से, इनको वापस से ही वो दोनों दे दी गई पावर, ठीक है, मद्रास को और बंगाल को, ठीक है। कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे। नए लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से बने हैं? एक बंगाल में बना था, ठीक है, बंगाल। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, हाँ। और कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, पंजाब में अलग अलग ईयर में बने हैं। ये कब बना है? 1862 में, 1862, ये 1886 में, 1886 में, और ये 1897 में, ठीक है। अलग अलग टाइम पे ये तीन नए प्रोविंसेस बने हैं उस एक्ट के आने के बाद, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1990, 1897, 1886 और 1862, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें बताया था मैंने, पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें मतलब वायसरॉय, वही मतलब मंत्रालय सिस्टम टाइप का होता था, ठीक है, कि आपने इनको डिसाइड कर दिया कि ये बंदा ये पोर्टफोलियो देखेगा, वो बंदा वो पोर्टफोलियो। तो ये सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग 1859 में आया था, ठीक है। जो काउंसिल के मेंबर थे, उनको इंचार्ज बनाया जाता था उस चीज़ का, उस डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट की, और वो ही उनके बिहाफ पे सारा काम करते थे उस डिपार्टमेंट का, ठीक है। और इसमें क्या करता था कि जो वायसरॉय थे, वायसरॉय रूल और ऑर्डर्स बना सकते थे जो काउंसिल का बिजनेस है उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए, ठीक है। एक ये भी है, वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, और ठीक है, विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जैसे अपने यहाँ इमरजेंसी पावर होती है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है, वो पावर पहले वायसरॉय की थी, ठीक है। वायसरॉय कोई भी पावर, कोई भी मतलब बना सकता था, रूल ऑर्डिनेंस ले सकता था जब भी इमरजेंसी का टाइम हो, कोई भी इमरजेंसी वहाँ पे होगी, तो भले ही वो लेजिस्लेटिव काउंसिल उस पर एग्री करे ना एग्री करे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बना देगा ऑर्डिनेंस, ठीक है, वो एज अ रूल फंक्शन करेगा, ठीक है। और ये जो ऑर्डिनेंस था इनके टाइम में 6 महीने के लिए वैलिड था, ठीक है, 6 महीने के लिए। अभी अपने यहाँ कितना है? 6 महीने 6 दिन ना, ऐसे कुछ है।
नहीं, 6 महीना 6 हफ्ते ऐसे कुछ है ना, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है ना। ठीक है। और उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनका नंबर फिर से बढ़ाया गया। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल प्रोविंस में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो रिटेन की गई। मतलब मान लो कि 10 हैं, ठीक है, अब 10 में से बताया गया कि नॉन ऑफिशियल हैं वो 2 होंगे, मतलब 8 तो ऑफिशियल मेंबर रहेंगे ना। ठीक है, तो वैसा कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो रखी गई, नॉन ऑफिशियल के मेंबर बढ़ाए गए। पहले मान लो कि 2 रहे होंगे, अब 3 कर दिए या 4 कर दिए, जैसा भी। ठीक है। और ये जो है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस हैं उनको, उनको बढ़ाया, और उनको जो पावर दी कि वो जो बजट है उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को भी एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पेरेटिव नहीं था गवर्नर जनरल पे कि वो इसको रिप्लाई करें। ठीक है, आप डिस्कस कर लो, आपकी मर्जी, आप उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लो, आपकी मर्जी, पर ये इस पे नहीं है कि हम जाके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं था वो ना, मतलब गवर्नर जनरल इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि तुम उनके खिलाफ महाभियोग चला दोगे और उनको हटा दोगे, वो सब नहीं सिस्टम था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम क्वेश्चन पूछो। ठीक है, वैसा था। फिर इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है। हाँ, ये तो देखा था। सेंट्रल काउंसिल में कितना, सेंट्रल काउंसिल रिकमेंड कर सकते थे, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, प्रोविंशियल में रिकमेंड कर सकते थे कहाँ कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपैलिटी से, यूनिवर्सिटी से, ट्रेड एसोसिएशन से, जमींदार और चैम्बर से। ठीक है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बहुत लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया गया इलेक्शन का, कुछ चीज़ों को फिल करने के लिए, कुछ जो नॉन ऑफिशियल सीट्स थी उनको फिल करने के लिए ही इलेक्शन का प्रोविजन रखा गया। ठीक है, पर कभी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया इलेक्शंस में। ऑल्दो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को चुनना था, उसके लिए इन्होंने इलेक्शन का इस्तेमाल किया, पर इलेक्शन का नाम नहीं यूज़ किया उसमें। ठीक है, जो ये बता रहा है कि जमींदार ट्रेड एसोसिएशन ये सब, इनसे इनको पिक करना था, तो उसके लिए इलेक्शन हो रहा होगा भाई, इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन वो मेंशन नहीं किया गया था एक्ट में। ठीक है। फिर अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों? उस समय मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। ठीक है, बताया था हमने, पहला कौन सा था, स्टैनली, और इस समय कौन था, मॉर्ले था। मिंटो कौन था, मिंटो भाई वसरा था उस समय। ठीक है, सही है। फिर इसमें क्या किया था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज है उसको फिर से बढ़ाया गया। ठीक है, सेंट्रल का भी और प्रोविंसेस का भी, सेंट्रल का भी और प्रोविंसेस का भी, दोनों का साइज बढ़ाया गया। सेंट्रल और प्रोविंसेस दोनों का लेजिस्लेटिव काउंसिल साइज का बढ़ाया गया। ठीक है। ठीक है। फिर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में मेंबर थे उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव में वो 16 से 60 किए गए। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया। पहले हमने देखा था कितने थे, 4। ठीक है, 4 से फिर 6 बढ़े, यानी कि 10। फिर बताया कि कुछ और बढ़ाए गए, कुछ और में कौन बढ़ाए गए थे, 10 हुआ तो 6 बढ़ा दिए हो गए। ठीक है, तो 16 हो गए। ठीक है, अब बता रहा है 16 से सीधे 60 कर दिए, मतलब ठीक ठाक नंबर बढ़ा दिया गया। ठीक है। और फिर और जो प्रोविंशियल, मतलब ये तो सेंट्रल के लिए था, 60 बढ़ाए। ठीक है, लेकिन प्रोविंशियल में कोई यूनिफॉर्म नंबर नहीं था, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, वैसा हाल था। ठीक है, तो जहाँ जितनी मर्जी बढ़ा दिया वरना छोड़ दिया, ऐसा करके प्रोविंशियल में भी बढ़ाए, लेकिन कितना बढ़ाया ये कोई यूनिफॉर्म नहीं था, और उनकी साइज भी कितनी होगी वो भी यूनिफॉर्म नहीं था, सब अलग अलग साइज के थे प्रोविंस। लेकिन सेंट्रल में ये फिक्स था कि भैया 60 लोग हो गए हैं। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ाए, लेकिन वही चीज़ किया कि जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी। ठीक है, अ, मतलब सेंट्रल में ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन की गई, और प्रोविंसेस में ऑफिशियल मेजोरिटी छोड़ दी गई। ठीक है, सेंटर में वो मेजोरिटी में रहे, ऑफिशियल वाले, और प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल वाले मेजोरिटी में रहे। ठीक है। ठीक है, जो डेलिबरेटिव फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों ही पर, मतलब स्टेट, सेंटर में और प्रोविंसेस में। ठीक है, दोनों जगह उनकी डेलिबरेटिव जो फंक्शंस थे बढ़ाए गए। डेलिबरेटिव मतलब किसी चीज़ पे डेलिब्रेशन करना, चर्चा करना। ठीक है, उन पे क्वेश्चन पूछना वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें बढ़ाई गई, फंक्शन बढ़ाए गए।
ठीक है, और वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे, पर उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि गवर्नर जनरल के पास ओवरराइडिंग पावर थी। गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकता था इन चीज़ों को, ठीक है, लेकिन उनको कहा गया कि ठीक है, आप जैसा डेमोक्रेसी हमारे यहाँ ब्रिटेन में चल रहा है वैसा ही हम आपको भी फील कराएंगे, तो फील करा रहे थे भाई, ठीक है। फिर इसमें जो इंडियंस थे, इंडियंस को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो पहले कौन थे? प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रख लेना। ये पहले इंडियन थे जिनको वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाया गया या इंक्लूड किया गया, ठीक है। दो चीज़ें थी, बताया था ना पहले, गवर्नर जनरल के पास दो चीज़ें थी, एक लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का हमने देखा 60 मेंबर, ठीक है। गवर्नर जनरल एक काउंसिल जो भी कहते हो ये 60 मेंबर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी खुद की अलग थे जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम वगैरह थे, ठीक है। तो उसमें जो पहला इंडियन इंक्लूड किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, ठीक है। एसपी सिन्हा, कभी इसके बारे में पढ़ना, बहुत टैलेंटेड बंदा था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। इनको इंक्लूड किया गया था, इनको एज अ लॉ मेंबर इंक्लूड किया गया था, ठीक है, एज अ लॉ मेंबर, ठीक है। चलो सही है। फिर पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया, ठीक है, पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया मुस्लिम्स के लिए। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी मुस्लिम लीग की, उसको एक्सेप्ट की गई, और मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब जो मुस्लिम मेंबर है, सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने बताया था कि मान लो एक्स कम्युनिटी के लिए आया है, ठीक है, तो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इसी इसी कम्युनिटी का होगा, और ये सारे यहीं के लोग, मतलब उसी कम्युनिटी के लोग ही उसको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोग इलेक्ट नहीं करेंगे उसको। तो कोई मुस्लिम बंदा, मुस्लिम के लिए अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आया है तो उस बंदे को मुस्लिम ही इलेक्ट करेंगे, कोई दूसरा हिंदू, पारसी, जैन वो लोग उसको वोट नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हीं में से ही आपस में इलेक्शन होगा और वो उनका ही रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो इस एक्ट को कहते हैं कि इसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया, ठीक है, इसने कम्युनलिज्म को सबसे पहले लीगलाइज किया है इस एक्ट ने, ठीक है। और मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना ये चीज, मिंटो को, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसको किसको दिया गया? जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, और यूनिवर्सिटी और जमींदार, इनको भी अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया मुस्लिम के अलावा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो इसका इसमें क्या था कि जो सब्जेक्ट थे उसको डिवाइड किया गया, जो प्रोविंशियल और सेंट्रल में, ठीक है। मतलब पहली बार कह सकते हो कि फेडरलिज्म का कुछ कॉन्सेप्ट आया कि कुछ सेंटर रखेगा, कुछ प्रोविंस रखेंगे, ठीक है। फेडरल सिस्टम यही तो होता है ना, कि उनकी पावर से डिवाइड होती है, ठीक है। कुछ सेंटर रखता है, कुछ प्रोविंसेस रखते हैं, फेडरल सिस्टम। तो कह सकते हो कि थोड़ा बहुत फेडरलिज्म इस समय आया क्योंकि चीज़ें सेपरेट की गई, उनकी पावर सेपरेट की गई, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल सिस्टम था उनको दो चीज़ों में और डिवाइड किया गया था कि कुछ चीज़ें गवर्नर अपने पास रखेगा और कुछ चीज़ें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उस पर एक्ट करेगी, ठीक है। तो इसी को डायरकी कहा गया था, ठीक है, डबल रूल, ठीक, डबल रूल, ठीक है, कि गवर्नर अपने पास रखेगा जिसको क्या कहा गया था, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट था और दूसरा क्या था, रिजर्व, ठीक है। रिजर्व और ट्रांसफर, तो जो रिजर्व वाली चीज़ें थी, रिजर्व वाली चीज़ें गवर्नर के पास, ठीक है, गवर्नर के पास। ट्रांसफर वाली चीज़ें, ट्रांसफर वाली चीज़ें ये काउंसिल के पास, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, ठीक है, ठीक है। तो इसी को डायरकी कहा गया। सारी चीज़ें नहीं दी उन्होंने, मतलब कह दिया कि मान लो एक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, एक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे आप कानून बना सकते हो, लेकिन उस एक्स में से कुछ चीज़ें रिजर्व्ड हैं, कुछ चीज़ें ट्रांसफर्ड हैं, ठीक है। जो ट्रांसफर्ड है उसी पे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट कर सकती है, और जो रिजर्व्ड है उस पे गवर्नर की पावर है, ठीक है। तो इसी को ही डायरकी कहा गया, मतलब डबल रूल, ठीक है, दो तरह से चल रहे हैं, ठीक है। 1919 को मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, मॉन्टेक मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेक कौन था उस समय? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। हाँ, इसके पहले मॉडल था नहीं, और चैम्सफोर्ड जो था वो वायसरॉय था उस समय इंडिया का, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या था? बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म आया। बाई बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउस, ठीक है, कह सकते हो, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, दो हाउस। और डायरेक्ट इलेक्शन आए, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन भी हुए, मतलब ऑल्दो सबको
एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से नहीं हुआ, सबको सारे अधिकार नहीं थे, लेकिन इलेक्शंस हुए थे इसमें, ठीक है, बाइकैमलिज्म आया और डायरेक्ट इलेक्शन हुए। हाँ। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, मतलब जो सेंटर वाला, उसमें दो चैम्बर बने, ठीक है, बाइकैमलिज्म मतलब दो ना, एक जो था स्टेट के लिए था, और एक जो था असेंबली थी, ठीक है, एक सेंट्रल असेंबली जिसको कहते हो वो थी, और दूसरी जो थी वो स्टेट के लिए, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए थी, ठीक है, तो बाइकैमलिज्म आया, ठीक है। और जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव में तीन मेंबर थे, वो इंडियन होने थे, मतलब छः में से तीन, जो वायसराय था, वायसराय, वायसराय की एग्जीक्यूटिव में छः मेंबर, ठीक है, छः में से तीन इंडियन, ठीक है, छः में से तीन इंडियन, इंडियन होने चाहिए थे। हमने अभी पिछले में देखा था, एसपी सिन्हा पहले मेंबर थे, ठीक है, पहले इंडियन थे, पहले इंडियन थे एसपी सिन्हा पिछले वाले में, ठीक है। इसमें कहा गया कि छः में से तीन इंडियन रहेंगे, ठीक है। और उन तीन में से कोई भी, मतलब इंडियन जो होगा वो कमांडर इन चीफ नहीं होगा, ठीक है, कमांडर इन चीफ नहीं होगा, बाकी बाकी कुछ भी रह सकते हो, लेकिन कमांडर इन चीफ कोई यूरोपियन या ब्रिटिश होगा, वो इंडियन नहीं होगा, ठीक है, ये भी कंडीशन रखी थी। फिर क्या किया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया, किसके किसके लिए, जो सिख थे, ठीक है, सिख और क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन खासकर, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, ठीक है, और एंग्लो इंडियंस के लिए, हाँ, और कौन, यूरोपियंस के लिए, ठीक है। तो पहले वाले में सिर्फ मुस्लिम को दिया था, 1909 में, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम को दिया था, और इसमें किसको किसको दिया, मुस्लिम को तो था इसमें भी, ठीक है, सिक्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को, ठीक है, इन चार लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट लगाया गया है इसमें, ठीक है। बताया था इसमें इलेक्शन हुए थे, इसमें भी इलेक्शन का प्रावधान था, पर डायरेक्ट इलेक्शन या मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, ठीक है। जो फ्रेंचाइजी मिली थी वो बहुत कम लोगों को मिली थी, और वो उनकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स कितना देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, इन दो मापदंडों पे ही लोगों को अधिकार मिला था, ठीक है, इन दो मापदंडों पे ही लोगों को मतलब वोट देने का अधिकार मिला था, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, याद रखना, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेस पर ही उनको दिया था, ये देखो, बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, तीन चीज़ें, ठीक है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना टैक्स देना है, या कितना एजुकेशन है, उस हिसाब से, ठीक है, तीन मापदंड है, सॉरी। फिर क्या था, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर बनाया गया लंदन में, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, ठीक है। हाई कमिश्नर जानते हैं क्या होता है, हाई कमिश्नर जो एम्बेसडर होते हैं उनको कहते हैं अभी, ठीक है। तो ये हाई कमिश्नर बनाया गया था लंदन में, और उनको जो है, जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर था, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, उनको जो है कुछ फंक्शंस दिए गए, किसके वाले, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर स्टेट थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर स्टेट थे, उनको उनके कुछ फंक्शन इसको दिए गए, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर को, ठीक है। और और एक प्रावधान आया कि पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, ठीक है। और मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रावधान आया, और जो पहली सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आई थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 1926 में आई थी, ठीक है, 1926 में, याद रखना, ठीक है। फिर प्रोविंशियल बजट को अलग किया गया, जो सेंट्रल बजट था वहाँ से, ठीक है। तो मतलब पहले बजट एक ही पेश होता था शायद इनके हिसाब से, ठीक है, जिसमें पूरे इंडिया का या ब्रिटिश इंडिया का बजट रहता होगा। बाद में इसी एक्ट में 1919 वाले में सेंटर का बजट अलग है भाई, और प्रोविंस का बजट अलग है, अपना अपना बजट देख लो ऐसा करके, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। फिर बताया था कि इनको 10 साल बाद एक कमीशन बैठानी थी, जो देखती कि ये जो 1919 का एक्ट है कैसे काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, उसका जो भी रिव्यू था वो देती, ठीक है, वो देती। तो बाद में साइमन कमीशन उसी लिए आया था, ऑल्दो वो 1927 में ही बना दिया गया था, ठीक है, 1927-28 में, नहीं 26-27 में, ठीक है। तो वो इसी के लिए था, रिव्यू के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर ये जो कमीशन बना था सर जॉन साइमन वाला, इसने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, 7 मेंबर की स्टेचुटरी कमीशन थी, ठीक है, 7 मेंबर की थी, और इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था अपने यहाँ पे।
ठीक है, ये देखो 1927 में ही बना दी गई थी, 2 साल पहले ही इसके शेड्यूल से। और सर जॉन साइमन इसके प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे। ठीक है, इसने कई सारी चीज़ों पर मतलब इसने रिव्यू किया जो भी था उस समय सिचुएशन, और अपनी रिकमेंडेशन कब सबमिट की थी, 1930 में। ठीक है, कई चीज़ें इसने रिकमेंड की थी, क्या, एबोलिशन ऑफ डायरकी, और एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ये कभी मेटरलाइज नहीं हो पाया, ऑल्दो ये 1935 वाले में इंक्लूड किया गया था, पर ये कभी मेटरलाइज नहीं हो पाया। ठीक है, और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इसको भी इंक्लूड किया गया था इसमें। ठीक है, फिर इसकी ही यही जो रिकमेंडेशन इसने दी थी साइमन ने, ठीक है, इसी को कंसिडर करने के लिए, साइमन के रिकमेंडेशन कंसिडर करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। वो एक ही कॉन्फ्रेंस थी जो 3 भागों में हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और उसमें सिर्फ सेकंड वाले में कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था। कुछ और नेता थे जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जैसे जो मोहम्मद अली जिन्ना, B.R. अम्बेडकर, और शायद हिंदू महासभा के, ये सारे जो नेता थे, क्योंकि उन लोगों ने सबको इनवाइट किया था कि आओ भाई देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है और उसको कैसे देखना है। ठीक है, तो काफी नेता थे जो तीनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे वाले में पार्टिसिपेट किया था, याद रखना। ठीक है। ठीक है, इसी के बाद ही ये पब्लिश किया गया था, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, और उसको भेजा था ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को, जिसने बाद में रिकमेंडेशन बनाया, और उसी की ही रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। ठीक है, और 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था, बताया था कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ था। कम्युनल अवार्ड ये दलित्स के लिए था। ठीक है, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था डरहम से मैकडोनाल्ड, उसने दलित के लिए खासकर कहा था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड बाकी लोग के लिए तो था, मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इनके लिए तो था। इसको एक्सटेंड किया था डिप्रेस क्लासेस के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए। और इसी के खिलाफ गांधी जी जो है आमरण अनशन पे बढ़ गए। ठीक है, कि नहीं होना चाहिए। उस समय वो पूना की यारवाड़ा जेल में थे और वहीं पे ही आमरण अनशन पे बैठ गए थे। ठीक है, फिर बाद में इनका और अम्बेडकर जी का वो पूना पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट, इसमें हमने ये भी फैक्ट देखा कि पूना पैक्ट में गांधी जी ने नहीं साइन किया था, गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया था। ठीक है, गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया था, गांधी जी ने साइन नहीं किया था। ठीक है, ऑल्दो ये कहा जाता है कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में दोनों ये पैक्ट था। ठीक है, सही है। तो इसमें बताया था कि पूना पैक्ट का आउटकम क्या था, पहले 71 सीट्स मिल रही थी दलित्स को, 71, और इन लोगों ने बढ़ा के, मतलब कांग्रेस ने कहा कि हम तुमको 147 सीट देंगे, 147 सीट देंगे। ठीक है, तुम इसको भूल जाओ। तो वो भूल गए, उसमें यहाँ जो सीटें मिले थे उसके ले लिया, सही था। ठीक है, फिर हमारा लास्ट है इसमें इस टॉपिक का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट था। इसमें कितने 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें कई सारे प्रावधान आए हैं। ठीक है, इसके कई सारे फीचर्स में देख लेते हैं। इसमें क्या था कि जो इन्होंने बताया था, फेडरेशन वाली बात आई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन आना था, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। हम्म, ऑल इंडिया फेडरेशन बनना था, किसको किसको लेके, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को, प्रोविंस को और प्रिंस को। ठीक है, इन लोगों को लेके सब मिला के फेडरेशन बनाना था। लेकिन इसमें क्या हुआ दिक्कत, प्रोविंसेस तो आए, प्रिंसेस कभी आए नहीं। ठीक है, प्रिंसेस कभी हामी नहीं भरे कि नहीं भाई हम इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं। ठीक है, जो पावर थी, पावर डिवाइड की गई, ठीक है, क्योंकि फेडरलिज्म आया। ठीक है, इसमें फेडरेशन का टर्म था, तो पावर डिवाइड की गई फेडरल लिस्ट में। ठीक है, फेडरल, फेडरल, प्रोविंस, प्रोविंस, और कॉन्कोरेंट, कॉन्कोरेंट। ठीक है, कॉन्कोरेंट। फेडरल को कितना मिला, 59 आइटम। ठीक है, 59 आइटम। प्रोविंस को कितना मिला, 54 आइटम। ठीक है, 54 आइटम। कॉन्करेंट को कितना मिला, 36 आइटम। ठीक है, देखो, फेडरल कब कहा जाता है, जब लेयर्ड स्ट्रक्चर हो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। ठीक है, नॉर्मली दो ही लेयर होती हैं हर जगह, तीसरा लेयर जो आपका ग्रास रूट माना जाता है वो होता है, अदरवाइज उसको इंक्लूड ना करो तो भी चलेगा। दो लेयर समझ लो कि एक स्टेट है, प्रोविंसेस है, और दूसरा सेंटर है। ठीक है, उनके बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, यही बताता है कि फेडरलिज्म है कि नहीं है।
या इसमें आइटम के फॉर्म में था कि तुम इन इन चीज़ों पर कानून बना सकते हो। जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो इन इन 59 आइटम से कानून बना सकती है। प्रोविंसेस थे वो इन इन आइटम पर कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट मतलब इन 36 चीज़ों पर ये दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। फेडरल भी बना सकती है, प्रोविंसेस बना सकती है। अब वो ओवर राइडिंग पावर देखनी पड़ेगी किसकी कब है, ठीक है। वो अलग अलग सिचुएशन अलग अलग होती हैं। पर जो इनके पावर्स इनके आइटम्स रिजर्व हैं, मतलब 54 आइटम, इस पे फेडरल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, और इनके पे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोविंस छू नहीं सकती, ठीक है। सही है। फिर इसमें एक और चीज़ की गई, क्या, डायरकी खत्म की गई। डायरकी जो थी, डायरकी खत्म की गई प्रोविंसेस में, ठीक है। प्रोविंसेस में क्या था डायरकी, कि एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था और एक क्या कहते हैं, रिजर्व, ठीक है। रिजर्व गवर्नर के पास, ट्रांसफर काउंसिल के पास, ठीक है। तो इसको खत्म किया गया, इसको खत्म किया गया। अब इसमें सारी आइटम जो प्रोविंसेस थी वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली देखेगी, यानी कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली ना, प्रोविंसेस को इसमें ऑटोनॉमी मिली है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या था कि अब ऑब्वियस सी बात है, इनको ऑटोनॉमी मिली तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पे। और ये जो एक्ट था ये 1937 में आया था और 1939 में ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। क्यों ख़त्म कर दिया गया था? 1937 में ये आया था, 1937 में, और 1939 में ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? भाई वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था ना, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 39 तक, तो वो चीज़ें सस्पेंड कर दी गई जो भी था, ठीक है। रेसिड जो सेंट्रल लिस्ट थी उसमें रेसिडुअरी पावर किसको दी गई थी? वायसरॉय को, ठीक है, वायसरॉय को, ठीक है। अभी जो अभी की अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें रेसिडुअल पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है ना। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बना सकता है लॉ। रेसिडुअरी पावर उस समय वायसरॉय के पास थी, वायसरॉय उस पर कानून बना सकता था। रेसिडुअरी पावर मतलब थी वो चीज़ें जो अभी नहीं है और फ्यूचर में आएंगी। मान लो उस समय मान लो कि कंप्यूटर नहीं था, वायसरॉय मतलब जब अंग्रेज थे तब कंप्यूटर नहीं था। अब मान लो कि आज आईटी है, तो अब मान लो कि वही कंटिन्यू रहते 47 के बाद कंप्यूटर आ गया, तो कौन कानून बनाएगा उस पर? वायसरॉय बनाता, ठीक है। ये कुछ और चीज़ें, न्यूक्लियर पावर आ गई मतलब, हाँ, न्यूक्लियर पे कौन कानून बनाता? वायसरॉय बनाता, ठीक है। तो जो चीज़ें अभी उस समय नहीं मेंशन थी कहीं पे, अगर वो चीज़ें आ जाती हैं फ्यूचर में, तो उस पे कानून कौन बनाएगा? वही रेसिडुअल पावर है, ठीक है, रेसिडुअल पावर है। अभी के अभी अपने यहाँ क्या है, पार्लियामेंट बना सकती है उन चीज़ों पर, ठीक है। सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया। गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट एडवाइस, हाँ, इसमें बताया गया कि जो प्रोविंसेस था उसमें जो गवर्नर जो था उसको मतलब वो उसी हिसाब से एक्ट करेगा जैसा जो मिनिस्टर देंगे, मिनिस्टर उसको एडवाइस देंगे, उसी हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ ऑटोनॉमी थी इसलिए। ये चीज़ें बताया था 37 में आई थी और 39 खत्म हो गई। क्यों? वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 39 तक, ठीक है। फिर जो डायरकी थी पहले यहाँ पे प्रोविंसेस से हटा दी गई, डायरकी प्रोविंसेस से हटा दी गई, ठीक है। प्रोविंसेस में हटा दी गई डायरकी, ठीक है। अब इसको कहाँ सेंटर में लेके गए, सेंटर में, सेंटर में डायरकी आ गई, ठीक है। ये देखो, फिर वहाँ पे सब्जेक्ट ट्रांसफर और डिवाइड वाला आ गया, रिजर्व वाला, ठीक है। ठीक है, फेडरल में जो सब्जेक्ट थे वो कुछ कुछ रिजर्व थे और कुछ ट्रांसफर थे, ठीक है। ट्रांसफर के वो कानून जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो कानून बना सकती है और रिजर्व पे नहीं बना सकती, ठीक है। और बाई कैमरलिज्म पहले सिर्फ सेंटर में था, ठीक है, सिर्फ फेडरल या जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ थी। लेकिन इस वाले में 1935 में छः जो छः प्रोविंसेस थे वहाँ पर मतलब दो हाउस इंट्रोड्यूस किए गए, 11 में से 6 पे, ठीक है। टोटल 11 थे, 11 में से 6 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म लगाया गया। कहाँ कहाँ? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये पुराने तीनों हैं, ठीक है, इनमें तो आया ही। उसके अलावा बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। असम में भी आया था, याद रखना, और बिहार में भी आया था, ठीक है। 6 प्रोविंस, 3 तो पुराने वाले ही हैं, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बाकी 3 नए कौन है? बिहार, बंगाल के बगल वाला, और असम, ये भी बंगाल के बगल वाला, बिहार के बगल यूपी, ठीक है, यूपी, ठीक है। यहाँ पे बाई कैमरिज्म बना, मतलब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस और एक लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, ठीक है। ऑल्दो जैसे अभी हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई बहुत पावर नहीं होती है, उस टाइम भी वही था कि उनके पास कोई पावर खास नहीं थी, बस वो कहने के थे, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसमें भी बढ़ाया गया, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1935 में भी बढ़ाया गया, किसके लिए? डिप्रेस क्लास के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए पिछली बार बढ़ाया था, फिर बढ़ाया गया इसमें भी। उसके अलावा वुमेन और लेबर, वुमेन एंड लेबर यानी वर्कर्स के लिए बढ़ाया गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या कहते हैं, जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 था, उसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, इसको हटाया, इसको एबॉलिश कर दिया। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब नए कानून बनेंगे तो पुराने वाले हटा ही दोगे ना, तो वही चीज़ था इसमें, ठीक है। फिर जो फ्रेंचाइजी थी, वोट वाली फ्रेंचाइजी, कितने लोग वोट कर सकते हैं, वो टोटल पॉपुलेशन के 10% को ही मिला, ठीक है। मतलब सोचो 100 लोग हैं, एग्ज्यूम कर लो 100 लोग हैं या 100 करोड़ हैं, उसमें से केवल 10%, यानी 10 लोग, 10 लोग वोट कर सकते थे, ठीक है। इतना ही फ्रेंचाइजी था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना इसी एक्ट के तहत, जो करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, करेंसी और क्रेडिट को, ठीक है, याद रखना। 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था इसी एक्ट के तहत। फिर फेडरल पब्लिक सर्विस हमने पहले देखा था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस बना था, ठीक है, उसी को ही अब फेडरल सर्विस कमीशन कहा, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना इसी में 1935 में, ठीक है। फिर उसके बाद अ, इसमें क्या था, जो फेडरल कोर्ट था वो बना, ठीक है। 1937 फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये अभी वाला सुप्रीम कोर्ट है, वो पहले वाला दूसरा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था, ठीक है। ठीक है, अब इसमें लास्ट आया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1847, ठीक है, 94, सॉरी यार, 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटेन का, क्लीमेंट एटली, कई बार देखा, ठीक है। इन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक हम छोड़ देंगे इंडिया को, मतलब चले जाएंगे वहाँ से, ठीक है। और मतलब पावर ट्रांसफर करके हम चले जाएंगे। मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की डिमांड की थी, ये भी सब सही था। उसके बाद जो वहाँ की असेंबली थी, अ, उसने कानून बनाया था, मतलब ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। और वहाँ जो 18 जुलाई को उसको एसेंट मिला था ना, 18 जुलाई, याद रखना ये डेट, 18 जुलाई, बोलना मत क्योंकि एग्जाम पूछता है अपने आप पीसीएस वाले में। 18 जुलाई 1947 को उस बिल को एसेंट मिला था, क्वीन ने उस पर साइन किया था वैसा, ठीक है, ठीक है। फिर देखो 3 जून लॉर्ड माउंटबेटन, ये 3 जून को ही लॉर्ड माउंटबेटन ने वो प्लान बनाया, ठीक है, जिसको रखा, जिसको माउंटबेटन प्लान या डिकी बर्ड प्लान कहते हैं। और इसमें इसके हिसाब से कि इंडिया को पार्टीशन करना था, ठीक है, इंडिया को पार्टीशन करना था, जिसको दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को मंजूरी दी गई, उसको इनैक्ट किया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या था, कई सारी चीज़ें थी। पहला, ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया, और बताया कि इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्यों आज़ाद होगा, 15 अगस्त रैंडम डेट थी, जिसको माउंट बेटन ने ही सेलेक्ट किया था, ठीक है। माउंट बेटन ने क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, ठीक है, जापान ने सरेंडर किया था। और उस समय नेवल कमांडर जो था ब्रिटेन का, वो माउंट बेटन था, ठीक है, माउंट बेटन, ठीक है। तो उसने यही 15 अगस्त डेट इंडिया पे भी अप्लाई की, कि इसी दिन हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, ठीक है, 2 साल बाद, 2 साल बाद, ऑब्वियस बात है, 45 में था और ये 47 में है, ठीक है। तो आप देखना, जापान जब भी वर्ल्ड वॉर का चर्चा आएगा, जब भी होता है ना वर्ल्ड वॉर किस दिन खत्म हुआ, वो इसी दिन जब जापान ने सरेंडर किया, और वो दिन और इंडिया का इंडिपेंडेंस दिन लगभग मतलब एक ही दिन पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें पार्टीशन हुआ इंडिया का, और दो डोमिनियंस बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और दोनों ही जो हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रह सकते हैं या छोड़ सकते हैं वाली सिचुएशन दे दी गई, मतलब उनकी मर्जी की वो रहें, उनकी मर्जी छोड़ दें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को, ठीक है। ऑफिस ऑफ वायसरॉय एबॉलिश कर दिया गया, क्यों, बताया था, जो वायसरॉय, हाँ, ये ब्रिटिश क्राउन का एजेंट था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव जो कह लो, उसका, तो उसका आपको यूज नहीं रहा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, उसका आपको यूज नहीं रहा ना, कि इंडिया तो आज़ाद हो गया, अब रिप्रेजेंटेटिव क्या जरूरत है, ठीक है। तो वायसरॉय ऑफिस खत्म, लेकिन गवर्नर जनरल अभी भी था, ठीक है। क्यों, गवर्नर जनरल ही अभी तक हेड था अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड गवर्नर जनरल था, तो इस हिसाब से पहला गवर्नर जनरल कौन बना इंडिया का, माउंट बेटन, ठीक है। इसके बाद एक और गवर्नर जनरल हुआ था, सी राजगोपालाचारी, वो इंडियन थे और लास्ट थे, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल थे और इंडियन थे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये भी था कि जो अगला गवर्नर जनरल होगा वो उसको भी ब्रिटिश किंग जो है वो करेंगे, किसकी किसकी एडवाइस पर, जो डोमिनियन कैबिनेट होगी उसकी एडवाइस पर, ब्रिटिश के जो राजा हैं, ब्रिटेन के जो राजा हैं, वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी दोनों डोमिनियन की,
ठीक है, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी। उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई संस्था थी इंडिया में, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। इवन पाकिस्तान में भी वही हाल था। वो अपने हिसाब से चाहती, वो जो भी मतलब उनका मन होता, जैसे अभी अपने यहाँ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो कहती कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे। उनका मन होता है, वो कहते हैं नहीं हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करेंगे। वो जो कहती वो तो माना जाता, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं हम डिक्टेटरशिप करेंगे, तो हो सकता है वो भी मान लिया जाए, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में ही लॉ बनाएगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो कोई भी चूज कर सकते थे, ठीक है। उस समय कॉमनवेल्थ को छोड़ना, कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना, वो डिसाइड कर सकते थे, ठीक है। हम रिपब्लिक होंगे या रिपब्लिक नहीं होंगे वो डिसाइड कर सकते थे, ठीक है। हम सोशलिस्ट होंगे या नहीं होंगे वो डिसाइड, वो कुछ भी डिसाइड कर सकते थे उसमें, डेमोक्रेसी के टर्म में, ठीक है। तो वो जो भी करते वो माना जाता है, क्योंकि एक तो ये जो कानून था इसमें भी लिखा था कि वो जो भी डिसाइड करेंगे वो उनके ऊपर है और वही माना जाएगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी जो पुराने एक्ट हैं जो अभी तक 1935 तक बने हैं, 1935 तक, हाँ 1935 उसके बाद जो भी एक्ट बने हैं, उसको ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे रखे चाहे उजाड़े कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है, वो माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दोनों डोमिनियन की, उनके पास जो टेरिटरीज थी, जब तक अ, वो मतलब हाँ, वही जो मतलब मान लो कि ये इंडिया की टेरिटरीज और ये पाकिस्तान की टेरिटरीज, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनकी थी वही कानून बनाएगी इनकी, जब तक कि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बन जाता, ठीक है, उनकी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाते, तब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इन दोनों के लिए एक्ट खुद ही बनाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट है नहीं, ठीक है। कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है, ठीक है। पार्लियामेंट है नहीं, उस समय क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी लोगों ने ही इलेक्ट किया था, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रोविंसेस ने इलेक्ट किया था, ठीक है, अलग अलग प्रोविंसेस ने इनको इलेक्ट किया था। तो वो भी इंडिया मतलब वो भी लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से, और लोगों के लिए कानून बना वो सकते हैं जब तक फॉर्मल फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता, ठीक है। अब हाँ, वो ठीक है, वो चाहे तो जिनका डोमिनियन स्टेटस था वो भी उसको मतलब रिटेन कर सकते थे अगर चाहते तो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दें, ठीक है, कि हम ब्रिटिश के अधीन नहीं रहेंगे, नहीं है। ये चाहते तो वो कह सकते थे हम ब्रिटिश के अधीन रहेंगे, वो दोनों ही उनके हाथ में था, ठीक है। वो डोमिनियन स्टेटस को अपने ले सकती थी। फिर है जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो भी खत्म किया गया, और उनके जो फंक्शंस थे वो भी खत्म किए गए। नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, मतलब ये ऑफिस खत्म किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इनके जो फंक्शन थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफर किए गए, ठीक है। अब इनका कोई मतलब नहीं रहा ना, क्योंकि इंडिया इनके हाथ से चला गया अब, तो इस ऑफिस के रहने का कोई मतलब नहीं। जो थोड़े बहुत इनके फंक्शंस होंगे इंडिया के टर्म्स में, वो जो इनके यहाँ कॉमनवेल्थ अफेयर्स के वो थे मिनिस्टर, उनको दे दिया गया। सेक्रेटरी के उनके हम मतलब जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर कहते हैं ना, उनके यहाँ सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे, उनके यहाँ फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी होते हैं ब्रिटेन में, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी बात बार बार है, तो वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वैसे मतलब ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिस है वो, ठीक है। फिर ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म हो गई कब? वही 15 अगस्त 1947 में। और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को भी आज़ादी मिल गई ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई। अब उनके ऊपर था कि वो किस में रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहो, चाहे इंडिया को ज्वाइन करो, चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करो, ठीक है, ठीक है। तो कुछ ने कहा कि हम आज़ाद रहेंगे, कुछ ने कहा हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, कुछ ने कहा हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। कुछ ने मतलब इंडिया को ज्वाइन करने में तो कई लोगों को तो पटेल जी ने लाया, ठीक है। कुछ ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, पहले कहा था इंडिपेंडेंट रहेंगे, फिर कह रहे कि नहीं हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, जैसे हैदराबाद, ठीक है। तो उनको तो ठीक किया गया फिर, ठीक है। कुछ और प्रोविंसेस थी जो अलग अलग कंट्रीज के पास थी, जैसे पुदुचेरी, ठीक है, गोवा, ठीक है। पुदुचेरी किसके पास था? फ्रेंच के पास। गोवा किसके पास था? पोर्तुगीज के पास, ठीक है। गोवा, दमन दीव, ये सब पोर्तुगीज के पास था। पुदुचेरी और उसके जो थे वो फ्रेंच के पास था। फ्रेंच वालों ने तो खुशी खुशी दे दिया, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं हमें। गोवा वाले नाटक कर रहे थे, ठीक है, उनको मार के सुधारा गया बाद में, ठीक है। फिर ठीक है,
वही सब चीज़ें इसमें उसी को एक्सटेंड किया गया कि जो गवर्नेंस था हर डोमिनियन में या प्रोविंसेस में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चलेगा जब तक कि नई कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, ठीक है। 1935 में जो एक्ट बना था उसी के हिसाब से ही जो गवर्नेंस था वो चलेगा उन सारे डोमिनियंस में या प्रोविंसेस में, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, ठीक है। तो बनने में टाइम लगा था अपने यहाँ, ठीक है, 2-3 साल तो लगे ही थे। 1 साल 11 महीने ऐसे कुछ था, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद रहा, लेकिन ठीक है वो फैक्ट है, देख लेंगे उसको। फिर जो ब्रिटिश मोनार्च थे उनको डिप्राइव किया गया, जो उनकी वीटो थी बिल या रिजर्वेशन को लेके, मतलब इंडिया के ऊपर, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल को लेके वो पावर रिटेन रखी, जो आखिरी गवर्नर जनरल थे उनको ही, उनको इन्होंने ही हिज मैजेस्टी ने ही अपॉइंट किया था, ठीक है। तो कोई भी बिल अगर वो गवर्नर जनरल उनको भेजते तो उस पर असेंट करने का उनके ही पास था पावर उस समय, हिज मैजेस्टी के पास, ठीक है, गवर्नर जनरल। फिर इसमें क्या है कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड कहा गया स्टेट का, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट तो थे नहीं उस समय, ठीक, प्रेसिडेंट तक कब बनते जब इलेक्शन होता, ठीक है। इलेक्शन कब हुआ, 1952 में, ठीक है। तब तक हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं था, ठीक है। अरे भाई ये 180 है, ठीक है। 1952 में इलेक्शन हुआ, ठीक है। तब इलेक्शन के बाद ही कोई प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। तो उसके पहले कौन था, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ही हमारे यहाँ उस समय उस तब तक हेड ऑफ स्टेट थे, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, गवर्नर। और प्रोविंसेस में जो गवर्नर अपॉइंटेड थे वो, ठीक है, ठीक है। फिर ही ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। अच्छा, मतलब जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उनको उस समय तक एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद वो टाइटल हट गया क्योंकि एम्परर नहीं रहे वो इंडिया के, ठीक है। इंडिया अब डोमिनियन हो गया था उस वक्त का। और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उसने डिसाइड किया कि हम भाई इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम डोमिनियन नहीं रहेंगे, ठीक है। पाकिस्तान काफ़ी साल तक डोमिनियन था, याद है। पाकिस्तान शायद 1956 तक डोमिनियन था, उसके बाद वो पाकिस्तान मतलब रिपब्लिक बना है, ठीक है, ऐसा कुछ है, देख लेना उसको। फिर इट कंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। मतलब ये चीज़ें कंटिन्यू रही, जो सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट थे उनको हटाए नहीं गए तुरंत कि नहीं नहीं जाओ, ब्रिटिश जा रहे तुम भी जाओ, उनको नहीं हटाया गया, वो थे, इंडिया में थे। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए था, उनके जो रिजर्वेशन मतलब पोस्ट रिजर्व थी वो भी उस समय तक रिटेन की गई शुरू में, ठीक है, जिनको भी 1947 के पहले अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो उनको वही सारे बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे थे उस समय तक। उसके बाद जो धीरे धीरे रिटायरमेंट हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, ठीक है। फिर वही बता रहे कि 14-15 अगस्त की रात में हमें आज़ादी मिली, और वही जो उनका फेमस क्या कहते हैं, क्या था, डायरेस्ट ऑफ डेस्टिनी वाला जो भाषण था उनका था, ठीक है। तो उसके इसमें बता रहा है कि जो उनका ट्रांसफ़र था पावर का, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियन का, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, वो था लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। और नए डोमिनियन, मतलब वही डोमिनियन ऑफ इंडिया के, नॉट इंडिया, ठीक है, तब तक रिपब्लिक नहीं हुए थे हम, रिपब्लिक कब हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, ठीक है, तब तक डोमिनियन ऑफ इंडिया ही थे। हम डोमिनियन ऑफ इंडिया सिर्फ 1950 तक थे, ठीक है, 1950 तक, 1950 तक हम डोमिनियन ऑफ इंडिया थे, उसके बाद रिपब्लिक हुए। पाकिस्तान इसको कंटिन्यू करता है क्या, और वो शायद 56 तक गया है, ठीक है, 1956 तक गया है, देख लेना, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी दिन बाद वो रिपब्लिक अपने आप को घोषित कर पाया था। और पहले हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन, ठीक है। ये चीज़ आप बाद में देखेंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट था कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है कि नहीं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है कि नहीं। हाँ, ठीक है, अरे अमेंडमेंट ही यार, ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है कि नहीं। कई लोग कहेंगे हाँ क्योंकि ऐसा करती है, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं करती है, नहीं करना चाहिए। क्यों, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, ठीक है, लॉ बनाना, जिसको एक्ट कहते हो, ठीक है, एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट होता है उसको एक्ट कहते हो, पर वो एक्ट नहीं है इन द सेंस, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सुप्रीम बॉडी थी, ठीक है, अपने आप में सुप्रीम बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो और ये पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी नहीं है, ये इट इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये उसके एक्ट को या उसकी जो चीजें हैं उसको कैसे बदल सकती है, ये चीज था कंफ्यूजन में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को, जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368, 368 में केवल प्रोसीजर लिखा है, पावर नहीं दी गई है, ठीक है। पहले ये था कि 368 में केवल प्रोसीजर लिखा है अमेंडमेंट का, पावर नहीं दी है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर पाए, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही पावर है और वही प्रोसीजर है, मतलब उनको पावर दी गई है और प्रोसीजर भी बताया है कि कैसे अमेंड करना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने दूर की, वरना एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकती थी कि पार्लियामेंट तो भाई इनेक्ट, मतलब पार्लियामेंट तो अमेंड नहीं कर सकता था, ठीक है, ये अमेंड नहीं कर सकता। जो अब अमेंडमेंट लाना है उसके लिए तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी फिर से, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी तो फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनो। हर बार फिर यही करना पड़ेगा तुम्हें, तब दिक्कत हो जाएगी भाई। हर बार अमेंड अमेंड करना है तो तुम पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेलेक्ट करो, वो बनाओ, और फिर और परमानेंट, तो परमानेंट बॉडी होती नहीं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ही बनाई जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परमानेंट बॉडी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, और होती भी नहीं है, क्योंकि इनका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का होता है, अमेंड करने का काम पार्लियामेंट को दे देते हैं ये, ठीक है। ऑल्दो पावर वो, उसमें मेंशन नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पावर पार्लियामेंट को दे रहे हैं, उसमें सिर्फ प्रोसीजर लिखा है आर्टिकल 368 में, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया था बाद में, ठीक है। ठीक है, अब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में। अब उसमें जो पोर्टफोलियोज थे अलग अलग, ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। खासकर ये पूछते हैं स्टेट एग्जाम में, पर देख लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि पहले पीएम जो थे नेहरू जी थे, ठीक है, पहले पीएम नेहरू जी थे। नेहरू जी जो पहले रियल पीएम बने थे, वो कब बने थे? इलेक्शन के बाद ना, 1952 के बाद बने होंगे, पहले तो पीएम होते नहीं थे, ठीक है। तो जो पोर्टफोलियो, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसके हिसाब से वो वाइस प्रेसिडेंट थे। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट था वो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, ठीक है। भाई गवर्नर जनरल था तो ये वाइस प्रेसिडेंट तो होंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स के और कॉमनवेल्थ रिलेशन के मिनिस्टर थे। वल्लभ भाई पटेल होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथाई इंडस्ट्रीज और सप्लाईज के, ठीक है। जगजीवन राम लेबर के, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, सी एच भाभा ये वर्क और माइंड पावर के, लियाकत अली फाइनेंस, ये हमने देखा था, लियाकत अली पहले जो मतलब मुस्लिम लीग थी उसने ज्वाइन नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने पहले ज्वाइन नहीं किया था, बाद में ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंस चाहिए, तो लियाकत अली खान को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री दी थी, ठीक है। अब्दुल राब निश्तार पोस्ट इन एयर, असफ अली रेलवे और ट्रांसपोर्ट, राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट, आई आई चुंद्रीगर कॉमर्स, और गजनफर अली हेल्थ, जोगिंदर नाथ मंडल लॉ। इस बंदे की कहानी भी थोड़ी सी अतरंगी है, ठीक है। ये बंदा जोगिंदर नाथ मंडल शायद यही था, ठीक है। ये मुस्लिम लीग से ही था शायद, मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग के साथ चला गया था बांग्लादेश, ठीक है। जब पार्टीशन हुआ तो ये बांग्लादेश भाग गया, ठीक है। अब वहाँ इसको पहले लगा था कि नहीं, हमें यहाँ जो मतलब अपर कास्ट है वो हमें सता रही है इंडिया में, जो ब्रिटिश इंडिया इंडिया में नहीं, ठीक है। तो ये उधर चला गया पाकिस्तान में, उस समय का जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जोगिंदर नाथ मंडल, अब ये वहाँ गया, तो वहाँ कुछ दिन रहा, कुछ दिन तो इसका आदर सत्कार हुआ। फिर ये इन पे दबाव बढ़ने लगा इसके और इसके सपोर्टर पे कि कन्वर्जन कर लो, तुम इस्लाम धर्म अपना लो, ठीक है। वहाँ फिर मारपीट शुरू हुआ, और इनके साथ जो लोग गए थे उनके साथ अत्याचार हुआ। तो ये बंदा तो चालू निकला, ये भाग आया वापस वापस इंडिया में, ठीक है, जोगिंद्रनाथ मंडल। और इसके जो अनुयायी इसके साथ गए थे बेचारे फंस गए वहीं पे, उनके साथ या तो मारपीट हुई, मतलब मारे गए, या फिर धर्म कन्वर्जन हुआ, ठीक है। ठीक है, वायसरॉयज काउंसिल, ठीक है। ये सब तो मतलब जो पहला बना था इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ कि बाद में फिर मुस्लिम लीग चली गई, पार्टीशन वो एक्ट पास हो गया, इंडिपेंडेंस एक्ट, वो चली गई मुस्लिम लीग, फिर से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर से पहला कैबिनेट बना फ्री इंडिया का, ठीक है। 1947 में पहला कैबिनेट बना, ठीक है। अब उसमें पोर्टफोलियो क्या था? तो उस पोर्टफोलियो के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर तो हुए, इनको ओथ किसने दिलाई? प्रेसिडेंट तो थे नहीं उस समय, गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल ने ओथ दिलाई होगी ना, क्योंकि प्रेसिडेंट तो थे नहीं उस समय, तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय?
माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन ने ही वो दिलाई होगी। और इनको क्या क्या और था, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे पोर्टफोलियो इनको मिले थे प्राइम मिनिस्टरशिप के अलावा। वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सेम ही है। राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना आज़ाद, ये चेंज हुए, ठीक है, एजुकेशन, इनको एजुकेशन मिला। जॉन मथाई, रेलवे ट्रांसपोर्ट। और आर के शालमुगम चेट्टी, या इनको फाइनेंस मिला, ठीक है, फाइनेंस दूसरा था। अम्बेडकर जी को लॉ मिला, ठीक है। पहले वाले में अम्बेडकर जी को कुछ नहीं मिला था, जो पहली वाली गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन ये 47 वाले में उनको लॉ मिनिस्ट्री दी गई। जगजीवन राम, इनको फिर से लेबर मिला, ठीक है। ये टर्म, ये बंदा, मतलब इसको कभी ना कभी देखना, वो मिलेगा भारत रत्न, ठीक है, जगजीवन राम को कभी ना कभी भारत रत्न मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद भाभा को ये कॉमर्स मिला। कुमारी अमृत कौर, इनको हेल्थ मिला, ठीक है, जो पहला मतलब एम्स बना था, इन्हीं की मदद से बना था, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई, कम्युनिकेशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। और वी एन गडकर, वर्क पावर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसको यहीं पर रुकते हैं, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।